नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो दोस्तों चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं विभिन्न प्रकार के डिसऑर्डर के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं, तो क्लास में शुरू से अंत तक बने रहें। दोस्तों ध्यान देंगे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो बीमारी है वो है एस्केरियासिस। अब दोस्तों हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे, ये हम जानेंगे कि एस्केरियासिस होता कैसे है और इसके कॉजेटिव एजेंट क्या हैं, इसके जो एस्केरियासिस है उसके जो एस्केरिस हैं उनका लाइफ साइकिल कैसा होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं एस्केरियासिस की। तो एस्केरियासिस एक एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडस नामक पैरासाइट या राउंड वर्म के कारण होने वाली बीमारी है। तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स क्या होता है। तो जो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स है वो एक प्रकार का एंडो पैरासाइट है, अंतः परजीवी है। और ये क्या है, तो यह एक प्रकार का राउंड वर्म है, एक गोल कृमि है। तो दोस्तों देखिएगा, अब यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि अगर ये जो पैरासाइट है इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो मोनोजेनेटिक होता है, डाइजेनेटिक होता है। तो देखते हैं दोस्तों, ये जो परजीवी है इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो होता है मोनोजेनेटिक। अब मोनोजेनेटिक कहने का मतलब क्या होता है कि इसका जो जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल है, वो एक ही होस्ट के अंदर कंप्लीट होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडस है वो मोनोजेनेटिक होता है, यानी कि इसका जो लाइफ साइकिल है वो सिंगल होस्ट में कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे बात हम करते हैं दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति है और उसमें एस्केरियासिस मतलब एस्केरिस का इन्फेक्शन है, संक्रमित है, तो क्या होगा। तो देखिएगा उस वक्त उसके जो शरीर में एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स होंगे उनकी संख्या 50 से लेकर के 5000 तक हो सकती है। यानी कि इसके जो वर्म्स हैं उनकी संख्या 50,000 से लेके 5,000 तक हो सकती है। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमने इसके जो पैरासाइट हैं उनको डिस्कस किया, पैथोजन के बारे में डिस्कस किया। याद रखें दोस्तों, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडस क्या है, तो ये पैथोजन है। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इस बीमारी के लक्षण उत्पन्न होने में कितना समय लग जाता है, कितने वीक का समय लगता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इस बीमारी के उत्पन्न होने में लगभग 4 से 8 सप्ताह का समय लग जाता है। तो ये इसके इंक्यूबेशन पीरियड हुए। तो दोस्तों हमने यहाँ पे डिस्कस किया, अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर ये जो एस्केरियासिस के पैथोजन है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, उसका लाइफ साइकिल कैसे होता है, जीवन चक्र कैसे होता है, कैसे ये इन्फेक्शन करता है। देखिएगा दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल का, जीवन चक्र का, यानी किसका जो जीवन चक्र है वो कितने स्टेजेज में कंप्लीट होता है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका जो लाइफ साइकिल है वो शुरू कहाँ से होता है। देखिएगा दोस्तों, अब वह यही कि मानते हैं, ध्यान से सुनेंगे, मानते एक स्वस्थ व्यक्ति है, इसने क्या किया, तो इसने भोजन को खाया। अब भोजन के अंदर ये जो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स हैं उसके अंडे हैं। अब ये अंडे क्या होंगे, भोजन से उसके शरीर में जाएंगे, शरीर से जाएंगे इंटेस्टाइन में जाएंगे। तो वो सब कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो है फिशेस, यानी कि मल में, जिसको हम विस्टा भी कहते हैं, इसके जो अंडे हैं वो क्या है, मल में है। अब मल में कैसे, तो देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को संक्रमित हुआ था और उसने खुले में ही शौच कर दिया। और जब खुले में ही शौच कर दिया तो उसका जो विस्टा होगा, यानी कि जो फिशेस होंगे उसके मल होंगे, वो तो ऐसे ही फैले हैं। अब फैले हैं तो क्या हुआ कि अगर मानते कोई खेत है और खेत में फल लगे हुए हैं या सब्जियां लगी हुई हैं, तो हुआ यही कि फल या जो सब्जियां हैं
इसके संपर्क में आ गई हैं और इसके जो अंडे हैं वो उसके ऊपर चिपके हुए हैं, और आपने क्या किया कि उस फल या सब्जी को लाए और बिना धुले उसको खा लिए, और जब बिना धुले खा लिए तो आपके अंदर चला गया। तो वही कंडीशन है कि इसके जो एग्स हैं वो मल में है, और ये क्या होता है, एम्ब्रियोनेटेड एग होता है, मतलब कि इसमें एम्ब्रियो होता है। अब देखिए क्या हुआ, अब ये एम्ब्रियोनेटेड एग है, मतलब कि आगे जाकर के ये विकसित हो सकता है। अब यहां से जो आप देख पा रहे हैं ये जो अंडे हैं, तो आपने जब खाया तो वो आपके इंटेस्टाइन में पहुंच गए। कहां पहुंच गए, तो फीसेस से पहुंच गए कहां, इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में पहुंच गए हैं, तो इंटेस्टाइन में जाकर के क्या किया, तो इंटेस्टाइन में जाकर के इन्होंने लार्वा बनाया, यानी कि प्रोड्यूस लार्वा बनाया, प्रोड्यूस्ड लार्वा। क्या उत्पन्न किया दोस्तों, तो इसने उत्पन्न किया लार्वा। लार्वा बनाया, जैसे कि मान लेते हैं ऐसा ऐसा इसने क्या कर दिया, लार्वा बनाया। अब ये जो लार्वा है, अब ये लार्वा जो है वो ब्लड के द्वारा, ध्यान से देखेंगे, वो ब्लड के द्वारा पहुंच गया कहां, तो ब्लड के द्वारा पहुंच गया आपके लंग्स में, फेफड़े में पहुंच गए। अब क्या हुआ, यहां पे देख सकते हैं कि ये ब्लड के द्वारा पहुंच गए कहां, तो लंग्स में पहुंच गए, और लंग्स में पहुंच करके ये कहां पर, देखिएगा अब लंग्स में क्या होता है, इसका जो लार्वा होता है वो होता है परिपक्व, यानी कि लार्वा परिपक्व होता है, मैच्योर होता है। अब लार्वा इसका कहां मैच्योर होता है, तो लंग्स में मैच्योर होता है। अब जब लार्वा मैच्योर हो जाता है तो ये पहुंच जाता है कहां, तो ये आपके ब्रोंकी में पहुंच जाता है, यानी थ्रोट में पहुंच जाता है। अब देखिए, तो लंग्स से कहां पहुंचा, थ्रोट में पहुंच गया, यानी कि आपके गले में पहुंच गया। और जब गले में पहुंच गया तो आपने इसको क्या कर लिया, निगल लिया। जब जाहिर सी बात है ये आपके गले में पहुंचेगा, तो गले में जब पहुंचेगा तो कहां पहुंचेगा, तो वो पहुंचेगा फायरिंग्स में, फायरिंग्स में पहुंचेगा। आप फायरिंग्स क्या होता है, तो ओपन होता है अंदर की ओर, तो क्या होगा, फायरिंग्स से इसके जो लार्वा हैं वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आप चले जाएंगे। अब क्या हुआ कि इसको आपने क्या कर लिया, निगल लिया। समझने का प्रयास करेंगे पूरे लाइफ साइकिल को, ब्रीफली हम एक बार और डिस्कस करेंगे, फिलहाल देखते हैं। तो क्या हुआ कि ये पहुंच गया, अब पहुंच करके कहां पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के करता क्या है। तो दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये पहुंचेगा, देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट आती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पहुंचता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में यह पहुंचता है जेजुनम, इसके जेजुनम में। कहां पहुंचता है दोस्तों, इसके जेजुनम में पहुंचता है। अब क्या हुआ, ये तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, ओके। अब ये आपके जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें प्रेजेंट है। और क्या हुआ, आपको सुबह में, जैसे कि आप या जो संक्रमित व्यक्ति है उसकी हम बात बोल रहे हैं, तो वह सुबह में क्या हुआ, फिर से वो शौच गया। जब शौच जाएगा तो शौच करते वक्त क्या होगा कि उसका जो विस्टा होगा, यानी कि फीसेस होंगे, इसके जो अंडे हैं, किसके अंडे, जो कि एडल्ट अवस्था में जो वर्म है उसके अंडे शौच में आ जाएंगे, और ऐसे ही ये लाइफ साइकिल चलता रहेगा। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो है फीसेस में इसके अंडे प्रेजेंट हैं, इसके अंडे प्रेजेंट है, अंडे को आपने क्या किया, तो आपने उसको फल के माध्यम से या सब्जी के माध्यम से या भोजन के माध्यम से उसको ग्रहण कर लिया, तो आपके इंटेस्टाइन में पहुंच गए। और इंटेस्टाइन में पहुंच करके क्या हुआ, तो उसने लार्वा उत्पन्न किया। अब ये लार्वा है रक्त से होते हुए आपके लंग्स में पहुंच गया, और लंग्स में जा करके
उसके जो लार्वा हुए मैच्योर हुए और फिर वो एसेंड हो गए, मतलब कि कहाँ चले आए, तो वो गले में चले आए या फिर कहाँ फेरिंग्स में चले आए और आपने उसको क्या कर लिया, निगल लिया। और जब निगल लिया तो फिर पहुंचे कहाँ, इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में पहुंच करके ये वहां पे एडल्ट अवस्था में रहे और फिर इन्होंने अंडे उत्पन्न किए। तो ये होता है एस्केरिस का लाइफ साइकिल। तो आप इसे यहाँ पर ये जो लाइफ साइकिल लगा इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं और यही रियल लाइफ साइकिल आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ये बता देना है। अब हम बात करते हैं कि ये जो बीमारी है वो फैलती कैसे है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बीमारी का ट्रांसमिशन कैसे होता है, प्रसारण कैसे होता है। तो सिंपल सा है, बीमारी का जो ट्रांसमिशन होता है, प्रसारण होता है, वो होता है फीकल ऑरल रूट, यानी कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर से। कंटामिनेटेड फूड और वाटर से। अब कंटामिनेटेड फूड वाटर से हो गया, ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि अभी कुछ देर पहले हमने आपको लाइफ साइकिल के बारे में बताया, तो हमने बताया कि फिशेस पे अंडे होते हैं। तो कोई संक्रमित व्यक्ति है जिसको एस्केरियोसिस हुआ है, उसने क्या किया, खुले में जाकर शौच कर दिया है। और जब खुले में शौच कर दिया है तो होगा यही कि उसके जो अंडे हैं उसके शौच के ऊपर प्रेजेंट हैं और उसके संपर्क में कोई फ्रूट आता है, कोई फल आता है, कोई सब्जी आती है, तो उस पर अंडे चिपक के रहते हैं और आप उसको बिना धोए यूज करते हैं तो हो जाता है। ठीक है, तो ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर से भी, या आप खेत में गए हैं और आपके हाथों में उसके अंडे लगे हुए हैं और आपने बिना हाथ धोए उससे कुछ खा लिया तो आपके अंदर चले जाएंगे और आप भी संक्रमित हो जाएंगे। तो ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर, या कह सकते हैं तो फीकल ऑरल रूट से फैलता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो संक्रमण काल था वो तो 4 से 8 सप्ताह का था। तो 4 से 8 सप्ताह के बाद यहाँ पर जो लक्षण निकल के आने वाले हैं, कौन सा लक्षण निकल के आने वाले हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अगर हम इसके लक्षण की बात करेंगे तो जो पहला लक्षण है वो इंटरनल ब्लीडिंग है, आंतरिक रक्तस्राव है। जो यहाँ पे पहला लक्षण है वो है आंतरिक रक्तस्राव, इंटरनल ब्लीडिंग। अब इंटरनल ब्लीडिंग कैसे होगा हम आपको डिस्कस करेंगे। देखिएगा दोस्तों, अब मानते हैं कि इसके जो लार्वा है, जैसे देखिए ये इंटेस्टाइन हो गया, ओके। अब ये इंटेस्टाइन हो गए तो इसके ये जो लार्वा है वो क्या करेंगे, तो इसके जो दीवार है उसको क्षतिग्रस्त करेंगे। और जब क्षतिग्रस्त करेंगे तो क्या होगा, तो उससे निकलेगा ब्लड, और इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग कहते हैं। एक और बात, यहां पर जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी, जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा, यहां पे हो जाएंगे ब्लॉकेज। क्या हो जाएंगे दोस्तों, ब्लॉकेज हो जाएंगे। अब ये ब्लॉकेज होंगे तो क्या होगा कि इधर का जो मटेरियल है वो उधर पास नहीं हो पाएगा, उधर का मटेरियल इधर पास नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सिम्टम है कि आंत में ब्लॉकेज हो जाते हैं। फिर अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो है मांसपेशियों में दर्द, यानी कि जो मसल्स होते हैं उनमें होता है क्रैम्प हो जाता है, यानी कि दर्द होता है। फिर अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो है बुखार, यानी कि फीवर। अब ये जो फीवर है तो होगा यही कि इसमें आपको ये साइन करता है कि इन्फेक्शन हुआ। फिर यहाँ पे देखिएगा ये आरबीसी को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, ब्लीडिंग होती है, जाहिर सी बात है आरबीसी कमी हो जाएगी। जब आरबीसी कमी हो जाएगी तो उससे क्या होगा, तो उससे होगा एनीमिया। दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि इसके सिम्टम्स क्या हैं और ये ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक व्यक्ति में संक्रमित व्यक्ति कैसे हो जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ये जो बीमारी है इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है कि आपको ना हो, आप कैसे सुरक्षा कर सकते हैं खुद को। तो चलिए देखते हैं, और ये भी हम जानेंगे दोस्तों कि इस बीमारी, अगर कोई
व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है तो कौन कौन सी मेडिसिन देंगे जिससे उसका क्योर हो सकता है। तो दोस्तों अब देखिएगा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की, यानी कि ये इसको प्रिवेंट कैसे किया जाएगा और इस बीमारी को ट्रीट कैसे किया जाएगा, उपचार कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रिवेंशन में सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले दोस्तों यही है कि यहां पर जो होगा आपको जो फल और सब्जियां हैं, फल एवं सब्जियां हैं, उसको धो करके धुल के यूज करना है। धुल कर प्रयोग करेंगे और अपने जो साफ सफाई है, जैसे हम खेत में गए तो आएंगे तो हाथ को अच्छे से क्या करेंगे, वॉश करेंगे, प्रॉपर सैनिटेशन करेंगे, फिर उसका हम उपयोग करेंगे। तो ये होता है इसका प्रिवेंशन, ऐसे होता है। अब देखिएगा दोस्तों कि इसके लिए क्या मेडिसिन है, यानी कि कौन से हम औषधि दवाओं का यूज करके इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। दोस्तों जो पहला दवा है वो है जिसे आप जेंटल के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा दवा है मेबेंडाजोल, इसका भी यूज कर सकते हैं। फिर एल्कोपार है, इसका भी यूज कर सकते हैं। फिर है डीवर्मिस, यानी कि वर्म को रिमूव करने वाले, मारने वाले। और फिर है वेंडेक्स, यानी कि ये दवाएं हैं, यूज करके क्या कर सकते हैं, तो इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ अभी तक डिस्कस किया है कि एस्केरियासिस क्या होता है, इसके पैथोजन क्या होते हैं, ये ट्रांसमिट कैसे होता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं, और इससे प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बीमारी के बारे में, जो कि वो है रिंगवर्म। देखिएगा दोस्तों, ये कॉमन बीमारी है और ये कब होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि शरीर में क्या हुआ कि थोड़ी सी गर्मी भी है, उस एरिया में होते हैं, यहाँ पे गर्मी भी है, थोड़ी सी नमी भी है, तो वहां पे क्या होते हैं, जो कवक होते हैं वो जल्दी उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे ये जो रिंग वर्म है, ये क्या है, तो रिंग वर्म एक प्रकार से कहें तो कवक के द्वारा उत्पन्न होने वाला बीमारी है, यानी कि एक प्रकार का कवक का संक्रमण है। कवक का संक्रमण है, मतलब कि ये कवक के द्वारा होने वाली बीमारी है। अगर हम इस बीमारी के कॉजेटिव एजेंट की बात करते हैं, ये रिंग जो वर्म है उसके पैथोजन की बात करते हैं, तो इसके अलग अलग जेनरा के जो कवक होते हैं इस बीमारी को उत्पन्न करते हैं, वो कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, जो इसका कॉजेटिव एजेंट है वो एक है जो कवक है माइक्रोस्पोरम जीनस का, दूसरा है ट्रैकोफाइटम जीनस का, और तीसरा है एपिडर्मोफाइटम जीनस का। यानी कि यहाँ पे ये सभी जो कवक हैं ये उनका जीनस है, यानी कि वंश है, यानी इस वंश के जो कवक होते हैं वो रिंगवर्म उत्पन्न करते हैं। अब बात रहा, ये जो आपके सामने जीनस के कवक दिए गए हैं, ये किस हिस्से को प्रभावित करते हैं, शरीर के किस अंग को डैमेज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब रिंग वर्म होता है तो क्या होता है कि गोल गोल धब्बे की तरह ये होती है और वहां रूखे सूखे हो जाते हैं, यानी कि एरिया कैसा हो जाता है, तो एरिया होता है रूखा सा, मतलब कि शुष्क हो जाता है, शुष्क होता है। जहां पर रिंग वर्म होते हैं वो एरिया कैसा हो जाता है, शुष्क हो जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन को प्रभावित करता है। तो दोस्तों अगर हम माइक्रोस्पोरम की बात करें तो यहाँ पर ये जो माइक्रोस्पोरम है ये आपके हेयर को डैमेज करता है, मतलब कि ये हेयर में संक्रमण करता है और ये स्किन में संक्रमण करता है। बट ध्यान दीजिएगा ये आपके नेल को संक्रमित नहीं करता है, मतलब कि नेल में संक्रमण इस कारण नहीं होता है। फिर बात करते हैं हम ट्राइकोफाइटन की। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं कि कौन
जो रिंग वर्म का पैथोजन है वो आपके स्किन, हेयर और नेल तीनों को प्रभावित करता है। तो दोस्तों वो है ट्राइकोफाइटन, जो कि स्किन, हेयर और नेल तीनों को डैमेज करता है। अब बात करते हैं एपिडर्मोफाइटन का। तो एपिडर्मोफाइटन क्या करता है? स्किन को प्रभावित करता है, नेल को प्रभावित करता है, लेकिन यह हेयर को प्रभावित नहीं करता है, हेयर को डैमेज नहीं करता है। तो आपने यहां पे देखा कि जो रिंग वर्म है वो किसके कारण होते हैं और ये किस प्रकार के संक्रमण होते हैं। तो अब हम इसके आगे बात करते हैं, इसके लक्षण कुछ क्या होते हैं। तो जनरली आपको सामने दिख जा रहा है कि इसके लक्षण में क्या होंगे, तो खुजली होंगे, लाल लाल रसेस हो जाएंगे। तो देखिएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ डायग्राम दिखाया है कि किसमें, जैसे देखिएगा ये जो स्किन है उसके हेयर से, तो उसमें क्या हो गए हैं कि ये उत्पन्न हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैर में भी हो गया है, फिर स्किन पे ऐसे धब्बे गोल गोल ऐसे रस्से से निकल रहे हैं, फोड़े की फुंसी की तरह हो जाता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि बालों में ये पकड़ लिए हैं। फिर जो स्काल्प है, जो सर में होता है, वहां पर ये हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे जो ग्रोइन होता है, यानी कि देखिएगा दोस्तों, अब ग्रोइन कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिएगा ये आपका नीचे वाला पोर्शन हो गया। अब यह हुआ ये आपका पैर, और जो पैर है, पैर के जो बीच वाला हिस्सा होता है जहां पे आपका जेनाइटल ऑर्गन होता है, उसी एरिया को हम कहते हैं ग्रोइन। इस पॉइंट को समझिएगा कि ग्रोइन क्या है, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि यहां पर टेम्परेचर भी रहता है, मतलब गर्मी भी रहती है, और यहाँ पे क्या होते हैं, तो ये एरिया होता है, वेट होता है, यानी कि ये पसीने भी होते हैं। तब वहां पे क्या होते हैं कि जो कवक हैं जल्दी ही क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, और यहीं पे क्या होता है, तो रिंगवर्म उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये है ग्रोइन। तो आपने देखा कि कहाँ कहाँ हो सकते हैं, जैसे कि ऑन हेयर्ड स्किन, मतलब ये हमारा जो हाथ है, यहाँ पर बाल नहीं है, वहां पर भी ये हो जाएंगे, ऐसे ऐसे चकते की तरह भी हो जाएंगे। फिर इस प्रकार से, तो इसके सिम्टम्स क्या है, तो सिंपल सी बात है कि क्या होते हैं, त्वचा में धब्बे हो जाते हैं, त्वचा में धब्बे हो जाते हैं, और धब्बे हो जाते हैं, फिर क्या होता है, वहां का जो एरिया होता है शुष्क हो जाता है, धब्बा का एरिया ड्राई होता है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि होता है यहाँ की खुजली होता है, वहां पे खुजली होती है। तो ये था रिंगवर्म के क्या तो सिम्टम्स हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो रिंगवर्म के लिए हम क्या करते हैं, अगर ट्रीटमेंट करना है तो ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा, उसको हम देख लेते हैं दोस्तों। किस जो रिंगवर्म है उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करते हैं, कि ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आने से, इन्फेक्टेड जो व्यक्ति हैं उनके संपर्क में आने से हो जाएगा। मतलब कि देखिएगा, मानते हैं कि उस व्यक्ति ने क्या किया है कि कोई ऑयल यूज किया है, कोई सोप यूज किया है, ठीक है, या उसने खुजलाया है और उसके हाथ पे क्या है, तो ये जो रिंग वर्म है उसके जो कवक है वो हाथ में लगे हुए हैं, उसने किसी ऑब्जेक्ट को टच किया है और उस ऑब्जेक्ट के संपर्क में आए, और वहां पर ये जो बॉडी फ्लूइड है उसका निकला है, वो आपके शरीर में क्या हो गया, तो इन्वेडेड हो गया, अंदर चले गया। तो होगा यही कि इसके क्या होंगे, ये संक्रमित हो जाएंगे। तो ऑयल है, सॉप है इत्यादि यूज करने से क्या होते हैं, ये फैलते हैं। अब रहा कि बचाव का मतलब कैसे किया जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि जो संक्रमित व्यक्ति है उससे दूर रहेंगे, उसके द्वारा प्रयोग में लाया गया ऑयल या शैम्पू का प्रयोग
नहीं करेंगे, उसके पहने हुए कपड़ों को नहीं पहनेंगे, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इस बीमारी को होने से रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो मार्केट में बहुत सारे इसके मरहम आते हैं जो कि क्या करते हैं, रिंगवर्म को खत्म करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक अन्य डिसऑर्डर की, जो कि है एल्फेंथेसिस। दोस्तों ध्यान दीजिए, एल्फेंथेसिस यानी कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो व्यक्ति है उसका पैर है वो एकदम हाथी की तरह हो गया, यानी कि इसका जो पैर है वो मोटा हो गया, उसके जो लिम्फेटिक ऑर्गन है वो प्रभावित हुए हैं, जो लिम्फ नोड्स हैं वो प्रभावित हुए हैं, और यहाँ पे उसका पैर क्या हो गया, तो मोटा हो गया हाथी की तरह। तो इसलिए देखिएगा इसको हम एल्फेंथेसिस कहते हैं। और हाँ दोस्तों, एल्फेंथेसिस को दूसरे शब्दों में हम फाइलेरियासिस, यानी कि एल्फेंथेसिस को फाइलेरियासिस कहा भी जा सकता है। ये फाइलेरियासिस है, और या तो ऐसे कहेंगे फाइलेरियासिस को एल्फेंथेसिस कहते हैं या एल्फेंथेसिस को फाइलेरियासिस कहते हैं, कोई मैटर नहीं करता है। अब बात रहा कि इसके कॉजेटिव एजेंट क्या है और इसके कॉजेटिव एजेंट क्या होते हैं। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है एक निमेटोड। और वो कौन सा निमेटोड होता है, तो यहाँ पे उसके नाम दिए गए, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, वुचेरेरिया मेलाई। आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि बताइए जो हाथी पाव, हाँ दोस्तों इस बीमारी को हम हिंदी में हाथी पाव रोग कहते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि जो हाथी पाव रोग है, फाइलेरियासिस या एल्फेंथेसिस है, उसके जो पैथोजन है कौन से होते हैं, कौन से कॉजेटिव एजेंट हैं। तो दोस्तों इसके कॉजेटिव एजेंट हैं जिनका नाम है वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, वुचेरेरिया मेलाई। इस प्रकार से जो क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये जो बीमारी है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलेगा। दोस्तों इस बीमारी के जो वेक्टर हैं वो है क्यूलेक्स मॉस्किटो। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, ये जो आपको मच्छर दिख रहा है ये है क्यूलेक्स। अब होगा यही कि इसने क्या किया, जो संक्रमित व्यक्ति है उसको काटा, तो उसके अंदर इसके जो निमेटोड हैं चले जाते हैं, इसके खून में चले जाते हैं और जाकर के क्या करते हैं, अपना संक्रमण जाकर के ब्लड में रह जाते हैं, और यही व्यक्ति किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है। तो होता है यही कि ये इसके जो निमेटोड है उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्यूलेक्स क्या होता है, इस बीमारी का वेक्टर होता है, और पैथोजन होते हैं निमेटोड, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, वुचेरेरिया मेलाई। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो ये जो एल्फेंथेसिस है वो कुछ एडिस के कारण भी हो सकते हैं या कुछ एनोफिलिस मस्कीटो का कारण ही हो सकता है, लेकिन मेजर जो है इसका वेक्टर वो क्या है, तो जो मेन मुख्य वेक्टर है वो है क्यूलेक्स मॉस्किटो। अब दोस्तों यहाँ पर इसके हम संक्रमण काल की बात कर लेते हैं कि कोई व्यक्ति इससे संक्रमित कब हो जाता है, कितने वक्त में इसके लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो इसका जो संक्रमण काल होता है वो होता है 15 से 18 माह, यानी कि इसके जो निमेटोड हैं उसके अपने जीवन चक्र को पूरा करने में बहुत अधिक समय लगता है। तो ये 5 से 18 मंथ में क्या होता है, तो इसके लक्षण सामने आ जाते हैं। अब क्या होता है लक्षण में, तो इसका जो लक्षण होता है वो होता है कि जो एस्क्रोटम है, ध्यान देंगे इसके सिम्टम्स की बात करते हैं, इसके लक्षण की बात करते हैं। तो होता ही है कि यहाँ पर जो एस्क्रोटम है वो फूल जाता है, एस्क्रोटम फूल जाता है, फिर पैर फूल जाता है। मतलब कि ये जो निमेटोड है क्या करते हैं, एस्क्रोटम में प्रभावित करते हैं, पैर में भी प्रभावित करते हैं, और कभी कभी ये जो होता है कि फीमेल में जो ब्रेस्ट होता है उसको भी प्रभावित करता है, यानी कि उसमें जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसको जा करके प्रभावित कर देता है, यानी कि उसका क्या होता है, उसका भी जो
साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, और फिर वहां पे वो भी जैसे यहाँ पे पैर होता है हाथी की तरह शुष्क होता है, वैसे ही वह एरिया का शुष्क हो जाता है। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो क्या है, जो पैर है वो अच्छा है, दूसरा हाथी की तरह फूल गया है। तो स्क्रोटम और पैर क्या होता है, इसमें फूल जाते हैं, और होते ही हैं कि जो लिम्फ नोड्स हैं या लिम्फेटिक वेसल है वो इससे प्रभावित होते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इसमें कौन प्रभावित होता है, तो सिंपल सी बात है, लिम्फेटिक ऑर्गन प्रभावित होते हैं। लिम्फेटिक ऑर्गन क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कॉजेटिव एजेंट क्या है, इसका वेक्टर क्या है, और इसके इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन एरिया शरीर का प्रभावित होता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके कंट्रोल की और इसके ट्रीटमेंट की। दोस्तों इसके कंट्रोल और ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो इसके कंट्रोल करने के लिए सिंपल सी बात है कि क्या करेंगे कि जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है, आप ध्यान रखेंगे क्यूलेक्स मॉस्किटो ना काटे, उसके लिए क्या करना होता है, तो उसके लिए क्या करना है कि मच्छरदानी का यूज करेंगे, फिर है आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे, आसपास जल जमाव रोकेंगे, ना हो, और जो आसपास के एरिया है उसको साफ सुथरा रखेंगे, आसपास साफ सुथरा रखेंगे ताकि वहां पर मच्छर ना हो। तो यहाँ पे है कि मच्छरदानी लगाएंगे, आसपास जल जमाव ना होने देंगे और साफ सुथरा रखेंगे। और दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं कि इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए आप कौन कौन से मेडिकेशन का यूज करेंगे, दवाई यूज करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए आप एल्बेंडाजोल और डाइइथाइल कार्बामेजिन का यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हाथी पाँव बीमारी है वो ट्रीट किया जा सकता है। तो दोस्तों हमने आज के क्लास में डिस्कस किया, फाइलेरिया को डिस्कस किया, एस्केरियासिस को डिस्कस किया और रिंगवर्म को डिस्कस किया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ शेयर करें, ताकि जो नॉलेज है वो अन्य लोगों के पास भी पहुंचे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं विभिन्न प्रकार के और बीमारियों के बारे में, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे आपकी इम्यून सिस्टम की।